हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के रिलीजियस, अलग अलग टाइप के कल्चर्स, अलग अलग टाइप की चीज़ों को कैसे फॉलो किया जाने लगा। ब्रिटिश जो हमें छोड़ के गए, जैसे कि ब्रिटिश हम पे राज करके गए, लेकिन ब्रिटिश ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाया और वो चीज़ हम कैसे आज भी फॉलो करते हैं, वो सभी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ आज की इस लेक्चर की शुरुआत करूंगा, जो कि है पहला लेक्चर नंबर 1, जो कि अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और दोस्तों, आप लोग से एक अपील ये है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लो यार, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स ये आते हैं, मैं देखता हूँ कि सर ये चैप्टर नहीं मिल रहा, वो चैप्टर नहीं मिल रहा। कि मैं आपको बता दूं यार, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पूरे के पूरे साइंस सब्जेक्ट, पूरा का पूरा मैथ्स सब्जेक्ट, ये 100% सिलेबस पूरा कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में हमने डाल के रखा है, प्लीज जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। और ये सिर्फ 8th स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। 7th 8th 9th 10th और 11th के वीडियोस तो कंटिन्यूस आपको मिल रहे होंगे, ठीक है ना। मेरे भी मिल रहे होंगे और प्रदीप सर जो है फिजिक्स प्रोवाइड करते हैं आपको, वो भी आपको मिल रहे होंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमें सपोर्ट और करना चाहते हो तो JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स और 2 चैनल है हमारे, विजिट कर लेना। पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेनाइजेंस के बारे में, ठीक है। रेनाइजेंस क्या होता है, ठीक है। ये वर्ड शायद आपने बहुत पहले भी सुना होगा। रेनाइजेंस का सबसे बेसिक मीनिंग होता है दोस्तों रीबर्थ। अब रीबर्थ का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। एक्चुअल में बोला जाए तो पुनर्जन्म मतलब क्या होता है कि अगर आप एक इंसान हो, ठीक है, आप एक इंसान हो, तो हम लोग क्या होते हैं, जैसे कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा पल आ जाता है जब हम अपने आप को चेंज कर देते हैं। जैसे बचपन में बहुत सारे लोग एकदम शाय होते हैं, बहुत सारे एकदम एकदम शाय फील करते हैं, दूसरों से बात करने के लिए भी हिचकिचाते हैं। कोई नया पर्सन आ गया, उससे बात करने के लिए हिचकिचाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही जब बड़े हो जाते हैं, 20-25 साल के हो जाते हैं, तो यार बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने लाइफ में। वो पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस झलकता है। यानी कि क्या किया, आपका जो बचपन का फेज था वो अलग था और जवानी का जो फेज है वो अलग है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका एक रीबर्थ हुआ है, आपका एक पुनर्जन्म हुआ है और आपके अंदर चेंजेस आया है। उसी प्रकार हमारे इंडियंस जो थे, उसके अंदर भी एक रीबर्थ आया, एक रेनाइजेंस पीरियड आया, एक चेंज आया। और इन टर्म्स ऑफ कौन सा चेंज आया? रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी रिलीजियस रिफॉर्म्स के हिसाब से चेंज आया। लोग रिलीजियंस को फॉलो करने लगे, अलग अलग। सोशल के हिसाब से आया, लोग जो पहले चीजें फॉलो करते थे, जो रिचुअल्स फॉलो होता था, जो अंधश्रद्धा हम लोग बोल सकते हैं, वो सब चीजें था, उसको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ के आ गए हैं। और आज के डेट में हम भी मॉडर्नाइजेशन फॉलो करते हैं। तो आप इंडिया का हिस्ट्री निकाल के देख लो, इंडिया में इतने सारे अंधश्रद्धा थे, ठीक है। कुछ सही थे, कुछ गलत भी थे, ठीक है ना। ऐसा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, किसी भी सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहूंगा कि सब गलत थे। कुछ गलत थे तो कुछ सही भी थे। कुछ को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था। सती, जैसे कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वाइफ को जो है शादी करने का हक नहीं है, उसको जला दिया जाएगा जिंदा। ये कौन सा न्याय है यार। तो ये सब चीज को पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ गए हैं। तो यही सब चीज पढ़ने वाले हैं यार इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली अगर बात करें तो हमारे इंडिया में किस प्रकार आज़ादी के बाद, या फिर आज़ादी के बाद भी बोल लो यार, किस प्रकार हमारे देश में बहुत सारे लोग, तो पहले बात तो इन्वेडर्स लोग आए थे, राज करके गए हम पे। सुल्तनेट का राज था पूरा 200-300 साल, कितने साल राज करके गए। मुगल्स लोग का राज हुआ, ब्रिटिश लोग का राज हुआ 150-200 साल। या मतलब हम परेशान हो गए थे और बहुत सारी आइडियोलॉजीज हमने देखी। मुगल्स की भी देख ली, सल्तनट्स की भी देख ली, सुल्तान लोग की, और अंग्रेजों की भी देख ली। तो ऐसे बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़ हो गए, न्यू फिलोसॉफी हो गई, विचारधारा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब चीज़ें, न्यू थॉट्स हो गया। तो ये सब इंडियंस ने धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं हम जो है लास्ट में जो कौन थे? ब्रिटिश थे। तो लास्ट का जो चीजें होता है वो याद रहता है। हम भले पहली चीज याद ना रखें, लेकिन जब खत्म करते हैं तो वो लास्ट वाली चीज हमें याद रहती है। तो इसीलिए हम ब्रिटिश को ज्यादा फॉलो करते हैं एज कंपेयर टू मुगल्स एंड सुल्तनेट्स, ठीक है ना। तो ब्रिटिश जो वेस्टर्न कल्चर हमें सिखा के गए, जो इंग्लिश बोलना सिखा के गए, आज के डेट में आप पढ़ते हो यार इंग्लिश में लिखा है, ये सब किसने सिखाया? हमको मालूम था क्या? नहीं, ये सब चीजें ब्रिटिश ने सिखाया। इंडियंस जाते थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए, यूके जाते थे पढ़ने के लिए, और वो पढ़ के आते थे और हमारे इंडियंस को सिखाते थे। तब ये जो इंग्लिश भाषा जो है, वेस्टर्न कल्चर जो है, हमने अडॉप्ट किया और आज हम उसको बहुत सारी चीजों में फॉलो करते हैं। इसीलिए सोशल तरीके से बात किया जाए, इकोनॉमिक तरीके से बात किया जाए, रिलीजियस तरीके से बात किया जाए, या फिर कल्चरल एस्पेक्ट से बात किया जाए, हम बहुत सारी चेंजेस अपने आप में ला चुके हैं। और ये पूरे कंट्री में हो रहा है, ना सिर्फ एक राज्य में, हर एक कंट्री में ये सब चीजें हो रहा है। बहुत सारी चीजें में मॉडर्नाइजेशन आ गया, लोग पढ़ाई करना शुरू कर दिए। पहले के जमाने में लोग इतना पढ़ते नहीं थे, खासकर इंडियंस की बात करो तो पढ़ाई लिखाई कुछ था नहीं, अपना खेती बाड़ी करना है, जो भी पैसे आई मीन टू से जो भी खेत से उगेंगे, चावल गेहूं अनाज जो भी होगा उसको पकाना है, खाना है, और खाना है, पेट भरना है और पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना है। यही एक मेन
रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क हुआ करता था हम इंडियंस का। लेकिन चीज़ें बेहतर होती गई, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम इंडियंस किसी काम के नहीं थे, बोलो मत, हम इंडियन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म जो है वो मिलना इंपॉर्टेंट होता है। आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन आपको एक सही मुकाम, एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए वो किसी के सामने। आज के डेट में तो एटलीस्ट चाहिए, कंपटीशन जो इतना है, पहले के जमाने में पॉपुलेशन नहीं था, तो उस जमाने में जो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, लोगों को पढ़ाया नहीं जाता था, फीमेल्स को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था, वो सब चीज़ें आज के डेट में चेंज हुई है। जो लैक ऑफ क्लास सिस्टम था, जो लैक ऑफ इकोनॉमी था, लोग खाने बिना मरते थे, ये सभी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सुधर रही है। और यही सब चीज़ें जो हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, एकता जिसको हम लोग बोलते हैं, आज हर एक इंसान एक है। यानी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ऊंचे जात का हूं, तू नीचे जात का है, चल तू नीचे बैठ मैं ऊपर बैठूंगा, ऐसा नहीं आज के डेट में। जो एक जमाने में हुआ करता था, अनटचेबिलिटी जो हुआ करता था, ये तू अछूत है, मैं तेरे को छू नहीं सकता, ये वाला जो हुआ करता था, ये सब चीज़ आज के डेट में हम बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए हैं लाइफ में, और ये आप भी मानते हो दोस्तों। और इसीलिए इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ह्यूमैनिटी ये बहुत ज़्यादा आगे आया है। एंड बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में हमारे बनाया गया है कि यार ये सब चीज़ें हमें नहीं करना है और इक्वालिटी इसके ऊपर ध्यान देना है। और इसीलिए हमारा इंडिया जो है धीरे धीरे बहुत अच्छे से आगे बढ़ा, और इसीलिए इसको कहा जाता है रेनाइजेंस पीरियड, या फिर एक रीबर्थ ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडियन रेनाइजेंस कहा जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक है जिसकी बात करेंगे हम लोग, दैट इज एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। क्या एक एरा था, यानी कि एक समय था ऐसा, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के रिलीजियस रिफॉर्म हुआ करते थे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एरा ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म या फिर सोशल रिफॉर्म ले लो। तो सबसे पहले यहां पे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जो एक एरा था, एक समय हुआ करता था, वो था समय दोस्तों ब्रह्मो समाज। ठीक है ना, ये वर्ड आपने सुना होगा। मैं एक एग्जाम देने गया था, शायद मुझे याद नहीं, कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो टाइम पे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो ब्रह्मो समाज है, ठीक है ना, इसको कौन फाउंड किया था या फिर कौन इसको रन करता था। तो बेसिकली बात को आपको पता होगा, एक बहुत बड़े नेता रहे, नेता नहीं बोलूंगा, एक बहुत पुराने व्यक्ति रहे जो बहुत फेमस थे, जिसका नाम है दोस्तों राजा राम मोहन राय। ये नाम शायद बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय 1828, ये जो साल था 1828 ईयर जो था, इस दौरान ब्रह्मो समाज के फाउंडर रहे हैं, और इन्होंने एक तरीके से एस्टैब्लिश किया था ब्रह्मो समाज को। ठीक है, और कहाँ किया था? बंगाल में किया था। जो बंगाल का जो प्रोविंस है वहाँ के ही ये बिलोंग करते थे, तो बंगाल में ये चीज़ एस्टैब्लिश किया था। और इनकी जो मेन आइडियोलॉजीज थी वो यही थी दोस्तों कि किस प्रकार अद्वैता फिलोसॉफी, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है अद्वैता फिलोसॉफी, यानी कि कहीं ना कहीं कि जो क्लास होती है वो सेम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको पढ़ने का हक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, फिर जो प्रेयर्स होते हैं उसका भी एक वे होता है, वो होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो थे वो प्रिंसिपल्स थे किसके? ब्रह्मो समाज के, यानी कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस दौरान इस ब्रह्मो समाज के अंदर बनाया गया था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि ब्रह्मो समाज की उन्होंने स्ट्रेटली अपोज्ड किया था किसको? सती को। ठीक है ना, सती जो प्रोहिबिशन था, जो मैंने बताया कि फीमेल्स के हस्बैंड जब मर जाते थे तो उनको जला दिया जाता था, किसको? फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो वो उस चीज के ऊपर रोक लगाया इन्होंने, यानी सती नहीं होना चाहिए। अगर किसी लड़की का, यानी कि वाइफ का अगर हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ को पूरा का पूरा अधिकार है कि वापस से वो दोबारा शादी कर सकती है, यानी कि रीमैरिज हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में तो ये कॉमन है, अगर किसी के लाइक हस्बैंड या फिर किसी की वाइफ मर जाती है स्टार्टिंग के दिनों में, तो वो अगर चाहे तो वो सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज कर सकता है। इट इज लीगल, टोटली लीगल, वो कर सकता है। ठीक है ना, एक नहीं है तो दूसरा कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं इसको रोक लगाई गई थी, यानी कि जो पहले नहीं अलाउ था कि आप अगर आपकी वाइफ मर जाती है तो आप दोबारा शादी नहीं कर सकते, आपके हस्बैंड मर जाते तो आप दोबारा शादी नहीं, ये जो चीजें था इसके ऊपर रोक लगा दिया कि आप कर सकते हो। ठीक है ना, जिसको पुर्दा सिस्टम कहते हैं, पुर्दा विवाह कहते हैं, विडो रीमैरिज, यानी कि विधवा को दोबारा शादी ना किया जाए, ऐसा जो रूल था उसको हटा दिया गया। ये सभी चीज बहुत ज्यादा अच्छा किया। और साथ ही में एक बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया गया कि फीमेल जो होती है ना उनका एडुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा, और इसमें शामिल किया जाने लगा कि जो हक सिर्फ लड़कों को था पढ़ने का, कि लड़के ही स्कूल जा सकते हैं या फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो फीमेल्स को हक देने का जो काम था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने इस ब्रह्मो समाज के थ्रू यहाँ पे क्रिएट किया था। और एक तरीके से हिंदू एक कॉलेज शुरू किया था उन्होंने। ठीक है ना, बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, आपको पता है वो टाइम पे कलकत्ता बोलते थे, आज कोलकाता बोलते हैं, आपको पता होगा। तो कलकत्ता जो था वो टाइम पे, उसमें उन्होंने एक फीमेल्स के लिए अलग से एक कॉलेज खोला गया, ताकि यार ये फीमेल्स जो है वो एकदम सुरक्षित होकर पढ़ाई कर सके और अपने देश का नाम भी रोशन कर सके और उनके पास भी नॉलेज आ सके। तो ये सभी चीज़ किस में होने लगा? ब्रह्मो समाज में होने लगा। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक और यहां पे समाज आज के दिन हम लोग पढ़ना है, जो कि है प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज क्या है, इसको भी थोड़ा सा नजर डालेंगे। प्रार्थना समाज,
अब ये प्रार्थना समाज क्या है? अब प्रार्थना समाज की बात करें तो एक दादोबा पांडुरंग जो थे, ठीक है ना, तरखाड़कर, उन्होंने एक परमहंसना, ठीक है ना, परमहंस सभा उन्होंने क्या किया था, मुंबई में एस्टैब्लिश किया था 1848 में, ठीक है ना, परमहंस सभा मुंबई में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1848 में। अब हुआ ये कि जब उन्होंने परमहंस सभा एस्टैब्लिश किया तो धीरे धीरे क्या हो गया कि कुछ मेंबर्स के थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से वो परमहंस सभा को डिसॉल्व कर दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं उसको रोक दिया। लेकिन सेम उसी के रिप्लेस में, जैसे कि आप कुछ चीज बंद कर रहे हो तो उसी के रिप्लेसमेंट में एक और नई चीज की शुरुआत की गई जिसका नाम था प्रार्थना सभा, यानी परमहंस सभा जो था बस उसी का नाम चेंज करके प्रार्थना समाज कर दिया गया। बस इतना आपको याद रखना है। कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि परमहंस सभा के बारे में लिखो, तो आप बोलोगे यार परमहंस सभा तो था ही नहीं सिलेबस में, तो आप मैं बोलूंगा कि प्रार्थना सभा जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, परमहंस सभा है, जो कि किसने फाउंड किया था, यहां पे दादोबा पांडुरंग तरखाड़कर ने यहां पे फाउंड किया गया था, ठीक है। अब यहां पे जो दादोबा के जो भाई थे जिनका नाम था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, वो पहले प्रेसिडेंट थे। किसके पहले प्रेसिडेंट थे? ये जो प्रार्थना सभा जो है उसके कौन थे? वो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था दोस्तों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ये नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक तरीके से इस तरीके से प्रेसिडेंट जो पोस्ट पे आए थे इस तरीके से काम किया था कि बहुत सारे एनरोलमेंट्स आने लगे थे मुंबई यूनिवर्सिटी में, एंड बहुत सारे लोग यंग लोग यहाँ पे एडमिशंस लेना चाहते थे ताकि वो अपना पढ़ाई कर सके, ठीक है। फिर एक जस्टिस रानाडे थे जो जज थे वहां पे, जस्टिस रानाडे। फिर डॉक्टर भंडारकर जो थे उन्होंने ये प्रार्थना समाज का जो वर्क है उसको आगे लेके गए एंड बहुत सारे इसमें अपना योगदान दिया, बहुत सारे कार्य किए इसके अंदर। एंड साथ ही में उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जो बेबुनियाद था, जो अगेंस्ट द रिचुअल्स थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की। एंड उन्होंने प्रेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया कि हमें प्रेयर्स करना अच्छी बात होती है, प्रेयर्स आपको करना चाहिए, डिवोशन करना चाहिए। और साथ ही में उन्होंने सोसाइटी को चेंज करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें लागू की, जैसे कि उन्होंने ऑर्फनेज की शुरुआत की। आपको पता है कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे उस जमाने में जो अनाथ होंगे, जिनके माँ या बाप दोनों मर चुके होंगे या फिर कोई उनके रिलेटिव्स नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे बच्चे? आज के डेट में आप देखोगे देयर आर सो मेनी चिल्ड्रंस जो कहीं ना कहीं यार उनका कोई नहीं है, तो ऑर्फनेज जो है वो बहुत जरूरी होता था। तो उन्होंने शुरुआत की थी ऑर्फनेज की, जिसमें छोटे बच्चे रह सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं, उनको ख्याल रखा जाएगा। फिर वुमेन्स के एजुकेशन के ऊपर, वुमेन्स को पढ़ाई करने का हक है पूरा, ठीक है ना। फिर नाइट स्कूल्स बहुत सारे वर्कर्स के लिए कि यार दिन में अगर कोई वर्कर काम करता है तो यार पढ़ेगा कब, तो वो रात में पढ़ सकता है, ऐसे नाइट स्कूल हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें दलित लोग के लिए भी उन्होंने शुरुआत की थी। एंड साथ ही में एक महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे थे जो कि प्रार्थना समाज के एक मेंबर थे, उन्होंने भी एक डिप्रेस्ड क्लास मिशन की शुरुआत की थी। और ये मिशन के दौरान जो भी सोशल प्रॉब्लम होते थे, लोगों के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते थे, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। क्लियर है? तो ये था किसमें? प्रार्थना समाज के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा और एक लास्ट टॉपिक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आज का फिर लेक्चर को हम लोग स्टॉप करेंगे, जो कि है दोस्तों थर्ड, जो मैं बोलूंगा यहां पे तीसरा। हमने पहला पढ़ा यहां पे ब्रह्मो समाज, दूसरा यहां पे प्रार्थना समाज पढ़ा, तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है जो जिसका नाम है दोस्तों सत्य शोधक समाज, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। सत्य शोधक समाज, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, सत्य शोधक समाज की अगर मैं बात करूं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग रील है और एक इंसान के बारे में आप बहुत पहले से जानते होंगे कि महात्मा ज्योतिराव फुले, ठीक है ना, महात्मा ज्योतिराव फुले जो थे यहाँ पे, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? इन द ईयर 1873। ये आपको याद रखना है। देखो छोटी छोटी चीज में लिखा देता हूं ना, उसको आप याद रख लो दोस्तों, क्योंकि ये जो होता है ना, ये सब चीज ना फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज वगैरह में ज्यादातर पूछने जाने का चांस होता है, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज को फाउंड किसने किया था? महात्मा फुले। इतना याद रख लो यार, ज्योतिराव फुले, यार बस याद रख लो ये चीज, ठीक है, 1873 में। और इनका जो मेन प्रिंसिपल था वो यही था कि किस प्रकार जो है कि हम पूरे देश में, पूरे समाज में एक इक्वालिटी को लेके आए। जो लोग पहले धर्म और जाति के नाम पे बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, बहुत सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ जेंडर ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ कास्ट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सो मेनी थिंग्स, वो ना हो, इक्वालिटी आए। तो ये चीज के ऊपर सत्य शोधक समाज के थ्रू बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले थे। कौन? यहां पे महात्मा फुले, ज्योतिराव फुले। चीज आपको रखना है। उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी ध्यान दिया और जो डिप्रेस क्लास के, जो लोअर क्लास के लोग थे, उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, विमेंस को सपोर्ट किया। और यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से बुक्स जो थे उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना पॉजिटिवनेस फैलाने की कोशिश की, यहाँ पे पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश की। जैसे कि उनके बुक्स का नाम था ब्राह्मणांचे कसाब, ठीक है ना, ब्राह्मणांचे कसाब। फिर गुलामगिरी करके एक बुक था, क्योंकि पहले के ज़माने में गुलामी बहुत होती थी, लोग मतलब बड़े जात वाले छोटे जात को गुलाम बनाते थे। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की है ना, मतलब पहले के जमाने के लोगों ने बहुत सारी चीजें फेस की है। तो ये सब चीज जो है बुक लिखे जाने लगी उनकी तरफ से। फिर शेतकऱ्यांचे आसड़, ठीक है ना, सार्वजनिक सत्य धर्म, इन्हें बहुत सारे बुक्स के थ्रू यहाँ पे रिचुअल्स, कस्टम एंड बहुत सारी चीजें लोगों के सामने लाने की कोशिश की उन्होंने। और जो डिस्क्रिमिनेशन था, कि भेदभाव जो था
एक मैन के बीच में, एक वुमेन के बीच में, उसको भी दूर करने की कोशिश की और इक्वालिटी को बिल्ड करने की उन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश की। किसके थ्रू? यही सत्यशोधक समाज के थ्रू। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको यह चीज बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे समाज है अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, बहुत सारे मिशन है, समाज और भी है जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है मैं यहां पे ही समाप्त करूंगा और जल्द आपके लिए लेकर आ जाऊंगा लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारा फटाफट से आ जाएगा। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना यार, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।